दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस एएसओ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, बेंच ने देर से आवेदन दाखिल करने पर भी सवाल उठाए। जस्टिस एएसओ के बेंच ने कहा, 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया है। उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले सप्ताह अवकाशकालीन बेंच में थे। आपने तब क्यों नहीं यह मांग रखी? अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह सुनवाई का अनुरोध चीफ जस्टिस से करें। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आज बरी कर दिया है। 2021 में पंचकुला में स्पेशल सीबीआई अदालत ने राम रहीम और 4 अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 4 अन्य को भी हाईकोर्ट ने बरी किया है। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की कुरुक्षेत्र के खानपुर कोरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लोकसभा चुनाव 2024 के आखिरी चरण के मतदान से पहले यूपी के मुख्यमंत्री ने 4 जून को नतीजों के बाद उन्हें हटाए जाने को लेकर ही रही चर्चा पर पहली बार जवाब दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, वह आपस में बांटने की राजनीति कर रहा है। वैसे भी उन्होंने हमेशा विभाजन किया है। पहले कांग्रेस ने देश को बांटा, फिर इन्होंने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांटकर उनके प्रकार के प्रोपेगेंडा किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। बीजेपी मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ जैसी सीटों पर भी जीत का परचम लहराएगा। सीएम योगी ने अपने दावे के पिछले तर्क देते हुए कहा कि हम पिछली बार भी कन्नौज जीते थे और इस बार भी जीतेंगे। इसके अलावा पिछली बार भी आजमगढ़ और मैनपुरी में जीत हासिल की थी, इस बार भी रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट देश की वीवीआईपी सीट है। इस सीट से प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार चुनाव मैदान में है। इस बार 2024 में उनके खिलाफ चुनाव मैदान में सबसे कम 6 उम्मीदवार ही हैं, जबकि इस सीट से 41 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 33 प्रत्याशियों के नामांकन रद्द हो गए और एक प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया है। इस तरह वाराणसी में पीएम मोदी को मिलाकर कुल 7 प्रत्याशी ही मैदान में हैं। इनमें गठबंधन प्रत्याशी अजय राय का नाम भी शामिल है। बीते 2 चुनावों की बात की जाए तो 2014 वाराणसी से कुल 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इस चुनाव में दूसरे स्थान पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रहे थे। वहीं साल 2019 में 26 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाई थी। इस चुनाव में सपा की शालिनी राय दूसरे नंबर पर रही। इस बार उम्मीदवारों ने दहाई का अखंडा भी पार नहीं किया। वाराणसी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है। सीट पर साल 1991 के बाद से लगातार बीजेपी जीतता आ रही है। हालांकि 2004 में केवल एक बार कांग्रेस के राजेश कुमार मिश्रा को जीत मिल पाई थी। इस क्षेत्र में अधिकांश सवर्ण वोटर्स के, जिनमें ब्राह्मण, भूमिहार और जायसवाल शामिल है। इनके अलावा मुस्लिम और ओबीसी भी बड़ी तादाद में है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण यानी लास्ट फेज के तहत 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले इस आखिरी राउंड के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और आईएनडीए अलायंस के नेताओं के बीच जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में एनडीए प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पाटना पहुंचे मनोज तिवारी ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। मनोज तिवारी ने कहा कि 4 जून के बाद आईएनडीए अलायंस के अंदर ही अंदर खूब लट्टा बजने वाला है। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी अगले 24 साल तक कुछ भी सोचने के लायक नहीं रहेंगे। मनोज तिवारी ने अमित शाह की तारीफ करते हुए कहा कि वह जो भी कहते हैं वह सोच समझ कर सकते हैं, वह मल्लिकार्जुन खड़गे की तरह नहीं है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी, हमने 6 चरणों में 300 से अधिक सीटें जीती है, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उन्हें यह कहना होगा, वह यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि वह 200 सीटों पर आ गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पहले बीजेपी 400 सीटें जीतने की बात करती थी, लेकिन अब पूरा फोकस इस बात पर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या होगा। एएनआई से बात करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, अब वो ये नहीं कह सकते हैं कि हम 200
200 पर आ गए हैं। ये तो वो कहेंगे, लेकिन अब वो 400 की बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पैसे के नारा दिया है, लेकिन अब वो 400 पैसे पर आ गए हैं। यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें 400 मिलेंगे। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या होगा। इसका मतलब है कि वह स्वीकार कर रहे हैं कि ये करीबी लड़ाई है। 2024 के चुनाव की कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया को, और कहाँ इंडिया ब्लॉक को, और कहाँ देख रहे हैं आप एनडीए को? क्योंकि दावे दोनों तरफ से हैं। 400 पार की बात प्रधानमंत्री की तरफ से कही जा रही है, और गृह मंत्री जो है वो तो कह रहे हैं कि हम छठे चरण में नहीं 300 से 310 सीट का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी तो जितनी राहुल गांधी की उम्र है उतनी सीटों पर भी नहीं आती। देखिए, आप मुझे इस बात का न्योता दे रहे हैं कि जैसी बातें बढ़ा चढ़ा के कही जाती हैं चुनाव में, मैं भी उसमें जुड़ जाऊं और मैं भी संख्या बताने लगूं। मैं समझता हूं ये अगर संभव है तो उन लोगों के लिए संभव है जो इस सब्जेक्ट पर शोध कर चुके हैं और बहुत गहराई से इस पर सोचते हैं, और पूरा समय उनको लगाना चाहिए घूमने में और सूचनाओं को प्राप्त करने में, ताकि वो तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोमवार को तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्ना द्रमुक सुप्रीमो जयललिता को हिंदुत्व नेता बताया और दावा किया कि वह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना चाहती थी और राम मंदिर निर्माण की भी समर्थन में थी। एएनआई से बात करते हुए कि अन्नामलाई ने कहा, मुझे लगता है कि उन सभी को हिंदुत्व क्या है इसकी शिक्षा लेनी होगी। मुझे लगता है कि आईएनडीए की हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर जयललिता उनसे बेहद नाराज हुई होगी। अन्नामलाई ने जयललिता के बारे में भी बात की और कहा कि वह कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना चाहती थी। उन्होंने कहा, जयललिता चाहती थी कि धारा 370 को खत्म किया जाए। उन्होंने नागरिक संहिता का समर्थन किया। वह चाहती थी कि राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। I think they all have to get educated on what is Hindutva. I think Madam Jayalalitha would have been extremely angry with them. 1984 Rajya Sabha MP, Madam Jayalalitha wanted Article 370 to be abolished. She wanted Ram Setu to be declared a national monument. She said dismissal of 3 BJP state government Babri Masjid demolition is wrong. She supported uniform civil code. She wanted Ram Setu to be declared a national monument. She said, if you don't build a Ram temple here, are you going to build it in Pakistan? If this is not Hindu. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एसएपी और केएपी 3 प्रशिक्षण शिविर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने वाले केरल पुलिस अधिकारियों की पासिंग आउट परेड में भाग लिया। सफल प्रशिक्षकों ने पारंपरिक सलामी देते हुए अपनी राइफलों के साथ धीमी गति से मार्च किया है। शहदारा जोन की डीएम ऋषिता गुप्ता ने 28 मई को विवाद बिहार डे केयर हॉस्पिटल अग्निकांड स्थल का निरीक्षण किया और चल रही जांच का जायजा लिया। अधिकारियों के मुताबिक घटना स्थल से 12 बच्चों को बचाया गया, जिनमें से 6 की जान चली गई। पुलिस जांच में आगे पता चला कि अस्पताल के कुछ डॉक्टर नवजात शिशु प्रोत्साहन देखभाल की आवश्यकता वाले नवजात बच्चे का इलाज करने के लिए योग्य नहीं थे, क्योंकि वे केवल बीएमएस डिग्री धारक है। दोनों आरोपियों की पहचान डॉक्टर नवीन खींची के रूप में हुई है। अस्पताल का मालिक है और डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ऋषिता गुप्ता ने भी ANI से बात की और कहा कि फिलहाल जांच टीमें कुल हुए नुकसान की जांच कर रही है और कुल नुकसान का आकलन करने के बाद टीमें उन कमियों की तलाश करेगी जिनके कारण यह घटना हुई है। पूरा ये एक्सीडेंटल प्रीमाइसेस हैं, तो यहाँ पे जो भी फायर की वजह से डैमेज हुआ है वही हम असेस कर पाए हैं, बिकॉज इंटायर प्लेस पे सिर्फ डेब्री ही हमको मिला है देखने को। बाकी हम धीरे धीरे इस पे वर्कआउट करेंगे कि क्या क्या इसमें गैप्स थे या क्या क्या डैमेजेस हुए हैं। कहाँ पे लूज पॉइंट है मैम? दैट विल एग्जामिन, जो भी अभी तो कुछ ऐसा नहीं वो हुआ, बट धीरे धीरे इसको एग्जामिनेशन करेंगे एंड देन ओनली विल कम आउट विद अ कंक्लूसिव आंसर। लाइसेंस के चल रहा था इसमें, विल लुक इनटू दैट एस्पेक्ट एज वेल। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देख रहे हैं कि इसका लाइसेंस का क्या इश्यूज है। दैट विल लुक, इलाके में और भी कहीं ऐसी तरह की घटना वो भी हम धीरे धीरे एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर ऐसे कहीं और हो जहाँ पे लाइसेंस के इश्यूज हो, दैट विल लुक इनटू। ANI के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को विपक्ष कर SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को अंधेरे में रखकर लूटने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को इस दिखावे के प्रति जागरूक करना अपना कर्तव्य बताया। मैं SC, ST, OBC और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को सचेत करना चाहता हूँ क्योंकि उन्हें अंधेरे में रखकर वे उन्हें लूट रहे हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जब मुझे देशवासियों को सबसे बड़ी बात से अवगत कराना चाहिए जो संकट आ रहा है, इसलिए मैं लोगों को यह समझा रहा हूँ कि भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन किया जा रहा है और वह भी वोट बैंक की राजनीति के लिए। जो लोग खुद को दलितों की हितैषी कहते हैं, आदिवासी वास्तव में उनके कट्टर दुश्मन हैं। उनके घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। क्या आप वोट बैंक के लिए आने वाली पीढ़ियों को भी नष्ट करना चाहते हैं? मैं लड़ूंगा मेरे दलित, आदिवासी और OBC भाइयों और बहनों के अधिकार और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, पीएम मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी, आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा इस बार कैसे बन गया? आप तो माइक्रो चिप्स और मैन्युफैक्चरिंग इस पे बात हो रही थी, लेकिन आपको बार बार हम आरक्षण पे बात करते हुए क्यों देखना पड़ रहा है? मुझे नहीं करना पड़ रहा है, मुझे सचेत करना है मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दो चीज़ें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि PSU का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप,